Still we put out an opinion poll. आज आपसे एक ही चीज मांगने आया हूं। आपने इनको 27 साल दिए, मेरे को बस 5 साल दे दो। केजरीवाल एक ऐसी चमक है जो पूरे गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार, आरोग्य, शिक्षा की बात करते हैं। बीजेपी में मेरा जन्म हुआ तब से आज लेकर कोई दिवस ऐसा नहीं हुआ है, हर एक काम में भ्रष्टाचार है। 11th 12th में साइंस किया है मैंने। सरकारी कॉलेज में सरकारी स्कूल नहीं है साइंस का, तो 11th 12th में साइंस की 1.5 लाख रुपए फीस है 2 साल की, तो गरीब का बच्चा कैसे साइंस पढ़ेगा। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, युवा हो आप? क्योंकि शिक्षा है हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा। शिक्षा सरकारी होनी चाहिए और सबसे अच्छी शिक्षा फ्री में होनी चाहिए। आप लोगों ने तो 26 साल से बीजेपी का ही राज देखा है यहाँ पे, तो काफी युवा बोलते हैं कि हम बीजेपी के राज से खुश हैं, यहाँ पे शांति है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कौन बता रहा है? आप ये सब देख रहे हो ना, सब युवा है। कौन बोल रहा है कि बीजेपी का अच्छा? आप बताइए, एक भी युवा के नाम से आप बीजेपी का नाम बता के देख लीजिए आप। तो बिजनेस कम्युनिटी तो बहुत खुश है बीजेपी से। कोई खुश नहीं है मैडम, कोई भी खुश नहीं है। बिजनेस क्या करते हैं? मैं टेक्सटाइल में हूँ मैडम। तो टेक्सटाइल में क्या मुश्किलें आई हैं आपकी? जीएसटी सबसे ज्यादा लगता है। दूसरी बात कि एक साल से पैसा नहीं आता है। अभी समझ लो कि अभी मैं व्यापारी से काम लेता हूँ, ठीक है, तो उसका पेमेंट मुझे अगली दिवाली पे मिलता है, वो भी मेरा पैसा लेना है। और वो लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर मेरे को 5% 10% काट के वापस मेरे को देते हैं। मेरा पैसा ही मुझे काट के लेने का है। केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल है, स्वास्थ्य मॉडल है, उसको मैं दूसरी बार वोट देना चाहता हूँ। कि आप कह रहे हैं शिक्षा और इनका स्वास्थ्य के मॉडल पे वोट देना चाहिए। 27 साल से एक सरकार है और पूरे देश में उसने जाके बताया कि यहाँ पर सब बहुत बढ़िया था, गुजरात का मॉडल बहुत सुपरहिट था, तो वो शिक्षा और उसमें स्वास्थ्य नहीं था। अभी आप देख लो यहाँ की सरकारी जो शाला है, स्कूल है, वहाँ पे जाके आप देख लो एक बार, कितनी स्कूल ऐसी है कि वहाँ पे शिक्षक है। अभी पूरे सूरत की आप गिनने जाओ, 100 से प्लस स्कूल है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 25 ऐसे शिक्षक है जो पढ़ाने आते हैं, बाकी के तो आते ही नहीं है। हमारे आगे की पीढ़ी जो थी, हमारे फादर और लोग, उन लोग ने कांग्रेस के टाइम में ही अच्छा किया। कांग्रेस के टाइम में स्कूल एजुकेशन लिया, ग्रामीण में, गांव में स्कूल था, बट वो स्कूल की जगह को इन लोग ने बढ़ाया ही नहीं। इन लोग ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर। भाजपा का काम कैसा लगता है अभी तक जो हुआ है? अभी तक को तो हमको अच्छा नहीं लगा इसके वजह से। इस बार आपके लिए इलेक्शन के क्या बड़े मुद्दे हैं? महंगाई हटानी पड़ेगी, थोड़ा सस्ता गरीबों को जीने का सहारा मिलना चाहिए। यहाँ पे इलेक्शन कार्ड निकालो 200 रुपया मांगते हैं, आधार कार्ड निकालो 500 रुपया मांगते हैं, अरे पैन कार्ड निकालो साहब जी 100 रुपया मांगते हैं। क्या हम इसीलिए इन लोगों को जेब भरने के लिए कमाते हैं क्या? केजरीवाल के बारे में आपको क्या अच्छा लग रहा है? आपको क्या लग रहा है वो गुजरात में क्या करेंगे? शिक्षा मॉडल हमें सबसे अच्छा लगता है और स्वास्थ्य मॉडल जो यहाँ उन्होंने दिल्ली में काम किया है। लेकिन केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है, गुजरात तो आएंगे नहीं। यहाँ पे आपको गुजरात, गोपाल भाई है, यशुदान भाई है, अल्पेश भाई है हमारे नेता, वो करेंगे। अरविंद केजरीवाल की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि जब भी वो आए और उसके मुंह से मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य का ही नाम सुना है, और काम की राजनीति करते हैं, वो कोई दूसरी बात ही नहीं करते। हमें अच्छी लगती है तो एक ही बात अच्छी लगती है, शिक्षा का परिणाम 2 साल में नहीं आएंगे, वो 15-20 साल में आने ही वाले हैं। अब बीजेपी से क्यों मन भर गया? क्योंकि नोटबंदी जब हुआ ना, वो सबसे टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ का। मतलब सबने, जिसका ब्लैक था उद्योगपतियों का, वो सबने व्हाइट कर लिया उस टाइम पे। पब्लिक खड़ी रही थी मेरे जैसे सब लोग 2000 रुपये निकालने के लिए एटीएम के बाहर, बट वो लोग पीछे से ही निकल गए। यहाँ पे आप एक नई पार्टी आ रही है, पहले हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच में होता था, अब आप भी आइए, तो आपको आपके बारे में क्या लगता है? अरे हमारे बारे में सबसे ज़्यादा गरीबों के बारे में सोचना चाहिए कि सभी हमसे भी गरीब इंसान है जो नहीं पा रहे, रोटी कपड़ा पानी पीने का भी नहीं है, वो चाहिए। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल आके रोक देंगे? सुनो ना, सुनो, आपने सवाल किया कि क्या अरविंद केजरीवाल इन सब चीजों को रोकेंगे? अरविंद केजरीवाल रोकेंगे नहीं, ठोकेंगे। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो।
आपने ये जो कुछ झलकियां देखी अरविंद केजरीवाल की रैली से थी, जो यहाँ कल आए हुए थे। और मज़े की बात ये है कि हम उस रैली में थे, बहुत बड़ा हुजूम था, लेकिन आज के अखबारों में अरविंद केजरीवाल की वो रैली या अरविंद केजरीवाल का वो समाचार नदारद है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक अपील करना है। हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट के ज़रिए आप हमारे गुजरात के चुनावों की एक कवरेज देख रहे हैं। हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट को हमारे समर्थक, शुभचिंतक जो न्यूज़ लॉन्ड्री के हैं वो समर्थन करते हैं। तो इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें। अपने मन मुताबिक जो धनराशि है उसको उसमें डोनेट करें और इस एनएल सेना प्रोजेक्ट को पूरा करें। आज मॉर्निंग शो के इस सफ़र में हम सूरत में हैं और सूरत में हमारे साथ 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम सूरत की जो राजनीति है, सूरत में जो हवा चल रही है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं मेल्विन थॉमस, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ब्लंट टाइम इस नाम से एक पोर्टल चलाते हैं यहाँ पर। इसके पहले कई सारे मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आरिफ नालबंद हैं। आरिफ नालबंद सीनियर जर्नलिस्ट हैं गुजरात मित्र अखबार में। गुजरात मित्र अखबार के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ मैं कि ये गुजरात का सूरत बेस्ड सबसे पुराना न्यूज़पेपर है। 1893 से ये चल रहा है। 1863 ये अखबार है। तो थोड़ा सा इसके बारे में ही अगर हमें बताएं कि ये अखबार सूरत और इसके 3 एडिशन हैं, सूरत, इसके अलावा बॉम्बे और बड़ौदा। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा इसकी कहानी बताएं हमें कि ये अखबार कैसे है, कैसे शुरू हुआ और अभी किस हालत में है। ये रीजनल गुजराती लैंग्वेज का दूसरे नंबर का सबसे पुराना अखबार है। मुंबई समाचार जो बॉम्बे से निकलता है गुजराती अखबार, उसको 200 साल हुआ है और इसको 161 ईयर हो गया है अभी। और ओरिजिनल जो मूल इसके ओनर थे वो पारसी थे। उसके बाद कई सालों पहले इसको रेशम वाला फैमिली है, प्रवीण कांत रेशम वाला, जिनके नाम से यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट भी चल रहा है। अच्छा। उनकी फैमिली है और वो फैमिली इसको रन कर रही है। गुजरात में आज़ादी की मूवमेंट में इस अखबार का बड़ा योगदान रहा था। आपने वो देखा होगा कि दांडी नमक सत्याग्रह में जो गांधी जी नमक उठाते हैं जी, वो फ़ोटो जो है वो सूरत के ही फोटोग्राफर है वीएन मेहता, उन्होंने वो क्लिक किया था। और वो जो फ़ोटो पूरी जो उस ज़माने में जो वायरल हुआ उसको आगे बढ़ के तो वो इसी अखबार से हुआ था। तो वो गुजरात मित्र में ही छपा था। वही वाह, ठीक बात। ग्रेट। सो आई थिंक आप दोनों ही सूरत में बेस्ड हैं और यहाँ से जर्नलिस्ट है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल जो सब बहुत उत्सुक होंगे जानने को वो यही है कि आपका यहाँ पे क्या हालचाल है। 17 यहाँ पे सीट्स हैं पूरे सूरत डिस्ट्रिक्ट में। 16 यहाँ पे पूरी सीट्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। और इस रिकॉर्डिंग से पहले आप हमें बताए थे कि 5 सीट्स में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है बीजेपी वर्सेस आप, बाकी 1 में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी और बाकी बीजेपी ही बीजेपी। सो आई थिंक आप लोग के हिसाब से, मे बी आपसे शुरू करते हैं फिर आपसे, आपका यहाँ पे क्या सीन है? क्या ज़्यादा एग्जैजरेटेड लग रहा है उनका सपोर्ट या वाकई में ग्राउंड में काफ़ी सपोर्ट है? देखिए, आपने जब शुरुआत की गुजरात में, जब इलेक्शन की बात करें तो अरविंद केजरीवाल है, मनोज सिसोदिया है, ये लोग पूरे गुजरात के दौरे पे थे, वो आए थे और एक पीक पे था उनका जो कैंपेनिंग है, एक पीक पे था। मगर कहीं ना कहीं उनका ये जो पीक जो है वो थोड़ा लो डाउन हुआ है इन सम एरियाज। तो हम बात करेंगे सौराष्ट्र की, बात करेंगे नॉर्थ गुजरात की, बात करेंगे। मगर उनका जो कैंपेनिंग है अभी भी पीक पे है, वो एक ही जगह है, वो है सूरत में ही ये कैंपेनिंग बहुत पीक पे है। द रीजन बीइंग कि दे आर सीइंग कि भाई ये जो जितनी भी सीट्स है जो हमने बात किया, जो 5 सीट्स हैं, वहाँ पे डायरेक्ट बीजेपी का कॉन्टेस्ट है उनके साथ, आपके साथ। जैसे वराछा है और वो भी कॉन्टेस्ट जो है वो पाटीदार एरियाज में है, जैसे पाटीदार डोमिनेटेड एरियाज, क्योंकि दे हैव द लीडर्स। अल्पेश कथीरिया ले लीजिए आप, धर्मिक मालविया ले लीजिए, they were all in the past agitation, the Patidar Kota agitation in 2015-16, and they were all the faces of Patidar agitation. तो ये सबको इन लोगों ने यहाँ पे टिकट दिया है और नेचुरली
पाटीदार का एक पाटीदार रिजर्वेशन की जो बात आती है, तो यंगस्टर जो पाटीदार यंगस्टर्स है, उन लोगों ने देखा है 2015, 16, 17 में देखा है कि किस तरह से पुलिस का दमन हुआ उनके ऊपर, किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, किस तरह से इन लोगों को जेल में धकेला गया, कितने लोग मर गए थे यहाँ पे गुजरात में। सूरत में भी काफ़ी उसका वो हुआ था, वराछा पूरे मेल्टिंग पॉट्स थे। तो ये सब इन लोगों ने देखा है, तो नाउ दे आर अवेयर। और लास्ट ईयर जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए, तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिंस 1990, फर्स्ट टाइम जो है वो आपकी 27 सीट्स आई थी, और मोस्ट ऑफ द सीट्स वर फ्रॉम दीज एरियाज। जो वराछा है, कतारगाम है, ये पॉकेट जो है पाटीदार। तो नाउ दैट सिचुएशन ये लोग अभी देख रहे हैं कि भाई वो स्विंग हमको शायद इसमें मिलेगा ये इलेक्शन में, तो दे आर बैंकिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सिनारियो कि अभी ये शायद होगा। गुजरात के बारे में अगर बात करें तो बिजनेस सबसे पहले वर्ड आता है, और सूरत में खास करके। तो आपके लिए बिजनेस कम्युनिटी में कितना फॉरवर्ड है या अट्रैक्शन है, क्योंकि ट्रेडिशनली माना जाता है कि वो बीजेपी की ही वोटर्स हैं बिजनेस कम्युनिटी। अभी जस्ट 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने जो सूरत के टेक्सटाइल के जो स्टेक होल्डर थे उनके साथ एक मीटिंग किया हुआ था। लेकिन क्योंकि सूरत में सारे लोग डायमंड में, टेक्सटाइल में, इंजीनियरिंग में ये बिजनेसमैन है, तो खुल के अभी अरविंद केजरीवाल के साथ कोई जाना नहीं चाहता या दिखाई नहीं देना चाहता है। क्योंकि स्टेट और सेंट्रल जो है वो दोनों में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी में भी उनका ही है। तो अगर इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट चाहिए तो बीजेपी के साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन इश्यू इंडस्ट्री के भी काफ़ी है, जीएसटी का इश्यू है, एक्सपोर्ट पॉलिसी को लेके है, फिर जो टेक्सटाइल में जो फ्रॉड होता है तो उस पर जो कार्यवाही नहीं होती उसके लिए ये सेपरेट इकोनॉमिक सेल की डिमांड कर रहे हैं व्यापारी। तो डायमंड और टेक्सटाइल में जो पहले इंसेंटिव या ड्यूटी ड्रॉबैक का जो बेनिफिट एक्सपोर्ट पे मिलता था वो लगातार कम हो रहा है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन है, वो तो वैश्विक लेवल पे है वो, लेकिन उससे सूरत भी अछूता नहीं रहा है। और उसको टेक्सटाइल को, सूरत की केमिकल इंडस्ट्री को, डायमंड इंडस्ट्री को सबको इफ़ेक्ट हुआ है। दीपावली के बाद अभी हम बैठे हैं इस वक्त भी 40% डायमंड यूनिट खुला नहीं है। और बड़े पैमाने पे हो सकता है कि अगर ये सही तरीके से टैकल नहीं किया तो 2008 में जैसे सूरत में डायमंड वर्करों ने सुसाइड किया था कई लोगों ने, वो सिलसिला इस बार फिर शुरू हो सकता है। तो ये सब देखते हुए इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है लोगों को, आपकी तरफ कुछ आकर्षण है? इसका जो एक इम्पैक्ट है, जो आम आदमी पार्टी आज सूरत की 12 में से जो 5 सीटें कतारगाम, वराछा, करंज, ओलपाड़ और कामरेज, उस पे फाइट होने की एक वजह डायमंड वर्कर भी है, जो जिनमें से कई लोग अभी अपने काम पे चढ़े, वो जो है वर्क पे गए नहीं हैं क्योंकि कारखाने खुले नहीं हैं। सैलरी जो मिल रही है उसमें 25 से 30% कट गिर रहा है, कम दे रहे हैं। और काम का जो आवर्स था 8 घंटा है तो वो कम करके 6 घंटा किया गया है। और गुजरात डायमंड वर्कर यूनियन है, जो डायमंड वर्कर का एसोसिएशन है यहाँ पे, उसने तीनों पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, आप, उसको लेटर लिख के दिया कि आप डायमंड वर्कर पे से प्रोफेशन टैक्स है, व्यवसाय वेरा, उसको रद्द कीजिए, डायमंड वर्कर को राहत पैकेज दीजिए। नरेंद्र भाई मोदी के जब सीएम थे तब रत्नदीप योजना थी कि इस प्रकार के क्राइसिस में उनके बच्चों का एजुकेशन, उनको साल भर का अनाज पानी खाना, उसका इंतज़ाम किया जाए। वो स्कीम विजय रूपाणी जब चीफ मिनिस्टर बने तब बंद कर दी गई। और ये तीनों मांगों के साथ इन्होंने तीनों पार्टियों को बोला, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी को, और उन्होंने ये बोला कि जो रिटर्न में देगा हमको, हम उसको समर्थन देंगे। पता नहीं समहाउ बीजेपी ने उस पर बहुत ध्यान नहीं दिया, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रिटर्न में दिया है। तो डायमंड वर्कर का जो एसोसिएशन है उसने ये बोला है कि जहां आप जीत रही है वहां आपको आप वोट दो, और जहां बीजेपी को कांग्रेस हरा रही है उसको दे दो। और सूरत में आपको बता दूं कि 4.5 लाख डायमंड वर्कर है,
एक परिवार का अगर 4-5 वोट है तो वो बड़ा डेंट करेगा इस बार। उसी वजह से आप फाइट में है, ये बोल सकते हैं आप। एक चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं उनको जानकारी दे दूँ कि बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है सूरत। 52,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट रजिस्टर्ड हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर व्यापार है, जिसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है, इसके अलावा डायमंड इंडस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बावजूद लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ भी रहा है। 1989 से आज तक यहाँ पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुने जाते रहे हैं। काशीराम राणा एक बहुत दिग्गज नेता यहाँ से हुए, जो लगातार 6 बार उन्होंने यहाँ से सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाया, और उसके बाद भी पिछले 3 बार से लगातार जो सांसद है उनका नाम अगर आप बताएं हमें। जी, तो ये एक आंकड़ा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मजबूत है। तो उस लिहाज से अगर हम आपसे बात करें कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत है, और अखबारों में हम देख पा रहे हैं कि दूसरी पार्टियाँ पूरी तरह से नदारद हैं, इसके बीच में कोई संबंध है क्या कि भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पर ताकत है वो बाकी पार्टियों को अखबारों में जगह नहीं बनाने देती? क्यों किसी अखबार में बाकी विपक्ष की खबरें गायब हैं? देखिए, जहाँ तक हमारे अखबार की बात है तो हमारे अखबार में, गुजरात मित्र में, तो कांग्रेस के भी रिपोर्ट कवर हो रहा है। राहुल गांधी आए और उसी दिन शायद अमित शाह थे और योगी जी थे, तो उतना ही हाईलाइट किया गया है। और अरविंद केजरीवाल का जैसे रोड शो हुआ है तो वो हमारे अखबार में तो कवर हुआ है, और अखबार का क्या पॉलिसी है, उन्होंने क्या नीति तय किया हुआ है, उसका मुझे बहुत ख्याल नहीं है। इसमें क्या है कि इलेक्शन जब भी आते हैं तो शुरुआत ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सबसे पहली, क्योंकि न्यूज़पेपर इज द डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन जो भी पॉलिटिकल पार्टी एंड पीपल और वोटर्स, जो भी आप बोले, और स्पेशली लैंग्वेज प्रेस अभी भी लैंग्वेज, हाँ बिल्कुल। और जैसे आपने देखा होगा कि ये गुजरात का चुनाव जो है उसमें पीएम मोदी साहब भी जो है वो अपना भाषण जो है वो गुजराती में ही देते हैं। हाँ। पूरा थ्रू आउट गुजराती में देते हैं, वो हिंदी में कभी बात नहीं करते। तो इसमें डायरेक्ट कनेक्ट विद द वोटर्स की बात है। तो सबसे पहले अखबारों को ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं जितनी भी हैं, मतलब वो नाम नहीं लेंगे हम लोग, तो वो पहले वो करने की कोशिश करती है कि भाई हमारा सब जगह पे पॉजिटिव आए, या फिर हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा मैसेज पहुंचे, मतलब जी, जी। हाँ। तो वो हिसाब से एक स्ट्रेटेजी रहती है, रणनीति भी आप बोल सकते हैं, ये एक होती है। तो ये सब जगह पे होता है, मतलब एक गुजरात की बात नहीं है, दूसरे जगह पे भी होता होगा। और कैंपेन तो तीनों पार्टी का हुआ है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसका ऐड यहाँ छपा है। पंजाब और दिल्ली की सरकार ने क्या किया है आप में, तो उसका ऐड इधर छपा है। लेकिन बीजेपी ने, गुजरात गवर्नमेंट ने क्या काम किया है, बस वही उसका पीएसयू में सेंट्रल ने क्या परफॉर्म किया है वो। बिजनेस वाला एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आप बता रहे थे कि कैसे जो वहाँ पर एक तरह की का अंदर गुस्सा लग रहा है। एक चीज़ कुछ लोगों से हम लोगों ने बातचीत की, बिजनेस कम्युनिटी से जुड़े लोगों से, तो एक बात बार बार कही जा रही है कि ऐसे तमाम लोग हैं जिनके ऊपर किसी तरह की रेड है, किसी आईटी की रेड है, किसी के ऊपर ईडी की रेड है, किसी के ऊपर कोई और जानकारी, इकोनॉमिकल ऑफेंसेस विंग्स का जांच चल रही है। उसकी वजह से बहुत मुश्किल होता है लोगों का खुल के यहाँ पर अपना पॉलिटिकल जो पसंद है उसको जाहिर कर पाना, खासकर बिजनेस कम्युनिटी के लिए। उसमें कितनी सच्चाई, क्या यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं? आप लोगों को पता होगा, जर्नलिस्ट हैं, लगातार इन चीज़ों। देखिए, सूरत, गुजरात में सूरत जो है वो एमएसएमई का हब है जी, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर है उसमें। तो इतने लार्ज स्केल पे कोई बड़ी कंपनियाँ यहाँ है नहीं, सब मिडल एज की कंपनी है। डायमंड में कुछ कंपनियां बड़ी है, लेकिन डायमंड में जो कंपनियां बड़ी है वो पाटीदार कम्युनिटी से आने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी है, जो परंपरागत बीजेपी के साथ रहे। 2017 के चुनाव में भी ये सारे लोग जो है तो वो बीजेपी से कनेक्टेड है। जी। कुछ वर्कर जो है, जो वर्कर तबका है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का बीजेपी से शुरुआत से 80 के जब जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, तब से ये कम्युनिटी जो है, डायमंड में 2 कम्युनिटी है। उत्तर गुजरात के जैन हैं, वो ज़्यादातर ट्रेडिंग में है, कुछ लोग उनमें से मैन्युफैक्चरिंग में है, लेकिन 80% जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में है वो पाटीदार है। तो उस वजह से और सारा कंसंट्रेशन इधर है। हाँ, और उस वजह से वो जब गुजरात में 2 सीट आई थी बीजेपी की पार्लियामेंट में,
वो दोनों तो वो दोनों सीट भी है, आप देखें तो वो पाटीदारों की वजह से आई थी। तो पाटीदार जो है वो गुजरात में बीजेपी के उदय की 84 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जब 2 सीटें हाँ आई 2 सीटें, तो वो पाटीदारों की वजह, बीजेपी का जो गुजरात में उदय हुआ वो पाटीदारों की वजह से है। हालांकि अभी हालात तो कुछ और है, अब हो सकता है कि आम आदमी पार्टी का गुजरात में उदय हो तो यही पाटीदार निमित्त बन जाए। पर इसमें से ऐसा है कि यंग जो कम्युनिटी है, पाटीदार कम्युनिटी में से यंग जो है वो थोड़ा आपकी तरफ जा रहे हैं और ओल्ड ट्रेडिशनल बीजेपी के साथी हैं, ऐसा है, कह सकते हैं? देखो, इसको ऐसे इजीली समझा सकते हैं कि हर बार गुजरात में चुनाव होता था तो नरेंद्र भाई क्या करते थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कुछ बोलते हैं उसको कैच कर लेते थे। इस बार अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र भाई को कैच कर लिया है। उन्होंने जैसे ही फ्री की रेवड़ी का बोला, उसको अरविंद केजरीवाल ने लपक लिया कि इनके एमएलए और जो एमपी है वो तो फ्री की रेवड़ी ले रहे हैं, लेकिन जनता को हम सोशल वेलफेयर स्कीम देना चाह रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, तो वो जो इश्यू है, अभी इंडस्ट्री जो है ना वो सफ़र कर रही है, जो यूक्रेन और रसिया वॉर है उसकी वजह से। और इसको जो गेन केजरीवाल जो है उसकी पार्टी कोई गुजरात में नई नहीं है, 2017 में वो पहली बार आए थे हाँ। और धीरे धीरे ये जो नेटवर्क जो है इन्होंने फैला है, तो छोटे लोगों में ऑटो रिक्शा वाले हैं, डायमंड वर्कर यूनियन है, टेक्सटाइल के वर्कर है जी, और जो माइग्रेंट है, केमिकल इंडस्ट्री में कुछ वर्कर है, उन लोगों को इन्होंने कैंपेन शुरू किया। और जो सोशल वेलफेयर स्कीम के जो वचन दिए केजरीवाल ने, उस बात में अभी ये पोजीशन है कि एक ज़माना हुआ करता था कि यहाँ सूरत का सितारा बहुत चमकता था और बहुत उसका इतना 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट था। अब वो सब डाउन है, इकोनॉमिक स्लो डाउन की इफ़ेक्ट है, छोटे लोगों को जो उससे बड़ी मार गिरी है। तो उसको आम आदमी पार्टी ने कैच किया, उसके लिए 300 यूनिट 200 यूनिट फ्री का बिजली है, फ्री एजुकेशन है, अच्छी शिक्षा है। और ये अब कोई छुपा नहीं रहा है कि गुजरात में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो प्राइवेटाइजेशन में आए हैं वो सारे बीजेपी और कांग्रेस के लीडरों के हैं, वही लोग चला रहे हैं। अस्पताल की मेडिकल इंडस्ट्री में भी जो है वो यही रन कर रहे हैं। उस मौके को केजरीवाल ने पकड़ा है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो 18 से 22 साल का जो नया वोटर है वो इस बार अट्रैक्ट हुआ है केजरीवाल से। कितना हुआ है वो चुनाव बता। राज वाली बात को, रेड राज वाली बात को, और प्लस जो युवाओं के वोटर, ये दोनों चीज़ों पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें ऐसा है कि इंडस्ट्री काफ़ी सफ़र हुई है। जैसे टेक्सटाइल की बात करें, डायमंड में इतना नहीं, डायमंड में भी है, मतलब आईटी की रेड्स होती हैं। और जैसे जिस तरह से केजरीवाल जी ने ये मुद्दा लिया है कि भाई जीएसटी, तो हर बार जीएसटी वाले पहुंच जाते हैं इन लोगों की यूनिट्स पे, जहाँ इनके शॉप्स में पहुंच जाते हैं, और फिर वही बिल्स और ये वो सब प्रॉब्लम्स होती है। तो ट्रेडर वर्ग जो है हमारा टेक्सटाइल का, वो काफ़ी परेशान है ये रेड राज से। तो वो एक बहुत अच्छा मुद्दा केजरीवाल जी ने उसको पूरा, तो मतलब उसमें कुछ सच्चाई है, बिल्कुल है। तो इसमें दे आर ऑल सफरिंग। जैसे जीएसटी के अंदर आप देखिए तो भाई उनका जो फॉर्म 3A है और जो भी इनका फाइलिंग जो होता है उसका वेबसाइट नहीं है, पोर्टल बराबर काम नहीं करता, तो उनको दे हैव टू पे पेनल्टीज। तो इतने, हाँ, पॉलिसी भी बदलती रहती है जीएसटी की। और अभी कल एक एजिटेशन हुआ था सेंट्रल एक्साइज और जीएसटी एसोसिएशन बड़ौदा से, यहाँ सूरत में हुआ। ये उसमें पुलिस, गुजरात पुलिस में इको सेल बनाया गया, वो जाके ट्रक पकड़ रहे और ईवे बिल मांग रहे, जीएसटी भरा है कि नहीं वो डिमांड करे, उसको लेके व्यापारी में बड़ा नाराजगी। तो बड़ौदा में ये पूरा जो बड़ौदा इनका जो है पूरा हेडक्वार्टर्स, तो वहाँ पे इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे इन लोगों ने एजिटेशन किया था, क्योंकि भाई दे डोंट वांट कि भाई स्टेट पुलिस टू इंटरफियर इन देयर वर्क, बिकॉज इट इज आफ्टर ऑल जो भी सीजीएसटी है, जीएसटी है, वो पार्लियामेंट ने उसको किया है, दे हैव ऑल राइट्स, और जो भी जुरिसडिक्शन उनको दिया है that doesn't come under the police department. So they have to only look at the law and order situation. तो ये जीएसटी का काम उनका नहीं है, बिल्कुल, स्टिल दे आर इंटरफियरिंग। सो ये कल बहुत बड़े पैमाने पे इन लोगों ने एजिटेशन किया, स्टेट वाइज प्रोटेस्ट। इनकम टैक्स जीएसटी, ये हमारे लिए भी नई जानकारी है कि स्टेट की पुलिस इंटरफियर कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट की कैसे उसमें इंटरफियर कर रही है ऐसे। और जैसे आपने युवाओं की बात करी, तो युवा वर्ग जो है वो अभी पूरा वो देख रहा है कि भाई वो अभी डिजिटल की तरफ ज़्यादा है युवा वर्ग।
तो वो लोग सब कुछ देख रहे हैं मोबाइल पे अपने। अच्छा। और दे आर वेरी वेल वर्स विद द सिचुएशन, विद द एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, जो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उनसे। और जैसे एक कोई आपको, अगर युवा को आप ऐसे बताए कि भाई आपको ये करना है, तो युवा विल नॉट डू, वो अपनी खुद की बात सुनेगा। तो जैसे मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई युवा तो हमारे साथ हैं, युवा जो हम करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। युवा का भी अपना एक पॉइंट है, जो वो भी अपना बात रखना चाहता है, युवा भी। तो डेफिनेटली ये बार आपकी जो केजरीवाल की जो बात है, जो इन लोगों ने बात की है, तो डेफिनेटली अट्रैक्ट हुआ है, ये इसमें दो मत नहीं। एक सेंटिमेंट फिर भी हमेशा निकल के आता है कि जितनी भी नाराज़गी हो ट्रेडर कम्युनिटी को, बिजनेस कम्युनिटी को बीजेपी से, लेकिन एक सेंटिमेंट है कि चलो हम नाराज़ हैं पर हमारी पार्टी है और आएंगे तो यही, और इन्हीं के साथ हम बिजनेस करने वाले हैं। तो ये सेंटिमेंट कहाँ से आता है? और अट्रैक्शन, या बीजेपी मतलब इतने टाइम से यहाँ पे रहा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी अभी भी उतनी नहीं है, थोड़ा बहुत इनरोड्स आप 5 सीट्स में 6 सीट्स में आप बोल रहे हैं, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए हमारे ऑडियंस को, ये बीजेपी की तरफ लगाव जो है। इसमें बीजेपी का कोई कमाल नहीं है। ऑपोजिशन में जो पार्टी रही कांग्रेस, उसका बेस नहीं है, उसके पास वर्कर नहीं है। 80s के ज़माने से जो लीडर चले आ रहे हैं वही लीडर 2022 में दिखाई दे रहे हैं। और कैडर भी नहीं है, कैडर भी नहीं है ना। तो 2017 में इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद उसको मेंटेन रखना जो था वो नहीं कर पाए। और आप देखें 2017 का जो गवर्नमेंट है, अगर सूरत डिस्ट्रिक्ट की 16 में से 15 सीट बीजेपी को नहीं मिली होती तो ये गवर्नमेंट चली गई होती 17 में। तो ये वीकनेस कांग्रेस का है। कोई लीडर ने साउथ गुजरात में, सूरत में, बलसाड़ में, आप देखिए कि साउथ गुजरात के रिजल्ट से बीजेपी का गवर्नमेंट बन गया। 35 सीट में से 25 बीजेपी जीता। अगर उस वक्त साउथ गुजरात में, और एक ज़माने में ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहाँ से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, कई सीडी पटेल गुजरात के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। तो कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। साउथ गुजरात पे कांग्रेस का ध्यान नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी की सभा होती है तो साउथ गुजरात से कुछ लोग जमा करके ट्रक टेम्पो में बिठा के ले जाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कांग्रेस ने ऑपोजिशन का रोल कई सालों से नहीं निभाया है। उसकी वजह से बीजेपी है। जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, तो ये जो हम लोग पहले प्रोटेस्ट देखते थे, मोदी और स्मृति ईरानी जी है जो ऐसे सो जाते थे रास्ते पे, मतलब इतनी महंगाई, मगर वो चीज हम लोग अभी नहीं देख रहे। कांग्रेस ही तो सड़क पर नहीं उतरना, बिल्कुल नहीं उतरना। उसको लगता है कि हम डीएनए में है, एक दो बार रिजेक्ट होकर फिर आ जाएंगे। जबकि सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आम आदमी पार्टी आने के बाद सूरत में हमको एजिटेशन देखने को मिला। कई मुद्दों पे उन्होंने पब्लिक के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट कांग्रेस का नहीं रहा। इसकी वजह से आम आदमी पार्टी को एक चांस मिला पब्लिक के बीच में जाने के। तो आज जो बीजेपी के साथ फाइट में है तो वो आप है, और कुछ सीटों पे जो कांग्रेस के कैंडिडेट इंडिविजुअल है जो अपनी प्रतिभा से लड़ रहे हैं, तो वो 2 सीटों पे सूरत में वो लड़ रहे हैं। शायद वो उसमें ये होगा कि आप और बीजेपी की लड़ाई में 1-2 सीट पे कांग्रेस को भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो हम सूरत में, गुजरात में तो हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है, ये तो कोई सीक्रेट या बहुत बड़ी एनालिसिस नहीं है ही, सबको पता है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा हमें एक्सप्लेन करें, फ्लेवर दें लोकल, कि क्योंकि ट्रेडर कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी जो चाहे बोले भी कि हाँ अच्छा रिसेशन है, दिवाली के टाइम इस बार टेक्सटाइल में उतना नहीं हुआ जितना होता है, थोड़ा मंदी का टाइम था, फिर भी उनका ये कहना है कि चलो कोई बात नहीं, राम मंदिर तो बना है, कश्मीर पे तो इश्यूज हुए हैं। तो ये एक्सप्लेन करिए हिंदुत्व कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और हिंदुत्व की पकड़ स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी में या लोकल्स में भी। तो बिजनेस की बात करने जाए तो बिजनेस में डेफिनेटली आपने जो बताया कि हिंदुत्व की पकड़ तो है काफ़ी, मतलब एक सेंटीमेंट है, रिलीजियस सेंटीमेंट आप बोल लीजिए कि भाई जैसे हिंदुत्व की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, 370 की बात होती है, तो लोग बिकम सेंटिमेंटल हियर। तो जो लोगों को जो लगता है, और मोदी, पीएम मोदी है, हमारे अमित शाह जी हैं, ये अभी लास्ट लेग ऑफ जो कैंपेनिंग है उसमें ये सब बातें शुरू उन लोगों ने कर दी है कि भाई राम मंदिरों का मामला लेके आए हैं, जैसे हमने ये मंदिर बनाया, वो मंदिर बनाया, तो दिस ऑल इफेक्ट्स, मतलब ये एक हेडलाइन भी है। हाँ, आज की हेडलाइन भी शायद वही है कि मोदी तो, कि भाई संदेश की हेडलाइन है ये। हाँ, मैं गुजराती तो नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन इसका जो अर्थ है वो लोगों ने मुझे समझाया है कि गुजरात में अशांति जिन लोगों ने फैलाई है उनको सर नहीं उठाने देना है, ये मोदी जी का बयान है। और ये 8 कॉलम हेडलाइन है आज के संदेश की। बड़ा अखबार है यहाँ का।
तो ये जो पूरी तरह से एंट्री हो गई है, अभी कुछ दिन पहले अमित शाह को लोगों ने सुना कि भाई हमने परमानेंट शांति स्थापित कर दी, 2002 के बाद उनका रेफरेंस दंगों से था, और अब ये अशांति को लेकर गुजरातियों में इतना इनसिक्योरिटी क्यों है? क्यों बार बार इनको लगता है कि उनको शांति की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, या यहाँ पर हमेशा अगर मोदी नहीं रहे या बीजेपी नहीं रही तो अशांति आ जाएगी? ऐसा यहाँ क्या होता था बीजेपी? 80s और 90s के ज़माने में बड़ौदा अहमदाबाद में दंगे हुआ करते थे, एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें की रोल उसमें अपनाते थे, कुछ मामले पॉलिटिकल भी थे उसमें। तो आप देखिए कि 92 में अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में राइट्स हुए, बीजेपी का जो उदय हुआ, 85 में बीजेपी बनी, लेकिन 90s में बीजेपी ने, चिमन भाई जो कांग्रेस से छूटे हुए थे, उन्होंने जनता दल और बीजेपी का एक अलायंस हुआ। उस दौरान चिमन भाई की सरकार के रहते हुए 92 में गुजरात के बड़े महानगरों में दंगे हुए। उस दौरान राम जन्मभूमि अयोध्या मूवमेंट भी चल रही थी। उस मूवमेंट में जो गुजरात की जनता, बीजेपी ने जो उसको कैच किया उस इश्यू को, वो इश्यू के बाद बीजेपी ने यहाँ उसको एक प्रयोगशाला के तौर पे हिंदुत्व का मुद्दा बरकरार रखा। वो गौ हत्या का मामला हो, लव जिहाद का मामला हो, कन्वर्जन का मामला हो, उसको कंटिन्यू बीच बीच में डेवलपमेंट की बात के साथ ये मुद्दे उसको जिंदा रखे हुए। मैं रोक रहा हूँ, ये तो हम जान रहे बीजेपी मुद्दों को हटाती है, लेकिन गुजरात के लोगों के अंदर वो उतना डर क्यों है? वो क्या डर है? क्यों उनको ये बात आने से वो एक पार्टी के पक्ष में गोलबंद क्यों हो जाते हैं? एक मार्केटिंग ये किया गया कि भाई गुजरात के हिंदुओं को सिर्फ हम ही सुरक्षित रख सकते हैं, आप हमको वोट दोगे तो भी आप सुरक्षित रहोगे, नहीं तो आपको आपके घर पे माइनॉरिटी के लोग आ जाएंगे। डरा के रखा है, एक डर है। और नई पीढ़ी को पता नहीं है कि उस जमाने में क्या हुआ था। 2002 गोधरा का जो हुआ, तो अहमदाबाद और बड़ौदा को छोड़ के इस शहर में कुछ नहीं हुआ। साउथ शांत रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ। उसका रीज़न भी कुछ और है, वो बिजनेस से कनेक्टेड है कि अगर यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो डायरेक्ट गुजरात की इकोनॉमी को इफेक्ट होगा। इनफैक्ट एक मिनट मैं इनका पॉइंट लाना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बताया था हमें कि बिजनेस इंटरट्वाइंड है यहाँ पे, तो उसकी वजह से अगर थोड़ा सा आप बताएं कि क्यों कम्युनल राइट 2002 में यहाँ उतना नहीं हुआ। जैसे हमारे बिजनेस कम्युनिटी है, दो बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है, एक तो है डायमंड, एक है टेक्सटाइल्स, और दूसरा है जरी। जरी जो है वो भी काफ़ी बहुत ट्रेडिशनल हमारा एक टेक्सटाइल आर्ट है। तो पूरे सूरत की इकोनॉमी आप बोले तो इसके ऊपर निर्भर है पूरा। तो जैसे सूरत के अंदर मुस्लिम्स हैं, जैन्स हैं, मारवाड़ी है, पंजाबीज हैं, दे आर ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर, इंटरवाइन जो आप बोलते हैं, थ्रू दिस बिजनेस, तो थ्रू एक का नुकसान टेक्सटाइल्स होगा तो दूसरे का भी होगा। हाँ, तो एक का मान लीजिए कि भाई यहाँ पे इसका नुकसान है तो डेफिनेटली उसका नुकसान है। मतलब दे डोंट वांट कि भाई हमारे रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेन हो जाए। मतलब जो भी वी वांट टू डू बिजनेस, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस इज व्हाट वी हैव टू डू, which matters. So then दंगों में जो है ना, एक हमने जो देखा पाया, दंगों में जो माइग्रेंट वर्कर है उसका लार्जर यूज हुआ। जैसे उड़ीसा, सूरत में 92 में राइट्स हुए तो उड़ीसा के वर्कर थे वही अक्यूज बन गए, तो उनको यूज हुआ। जैसे अहमदाबाद में हुआ तो जो उत्तर भारत से लोग थे वो लोग, बिहार, यूपी है, झारखंड है, तो उनको मोबिलाइज किया गया था। मतलब जो भी बोल तो प्रॉपर जो हमारा गुजराती है या सुरती है वो दंगों में कहीं शामिल नहीं पाया गया, चाहे जितने भी दंगे हो गए। कुछ हद तक हुआ होगा, जैसे नरोडा पाटिया का इशू था तो उसमें कुछ लोकल लोगों की भूमिका थी। एक वो केस को छोड़ के आप देखोगे कि उसमें गुजराती की कोई भूमिका नहीं है। पर फिर ये तो अपोजिंग चीज़ें हो गई ना, थोड़ा सा आयरॉनिकल हो गया कि कम्युनल हार्मनी भी है एक तरफ से कि बिजनेस से रिलेटेड है, लेकिन ये हिंदुत्व का फेयर भी है कि माइनॉरिटी कहीं हावी ना हो जाए हम पे। तो ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? 90s से इन लोगों ने गुजरात को एक हिंदुत्व की लेबोरेटरी की तरह एक्सपेरिमेंट किया गुजरात को, एंड दे वर सक्सेसफुल कि भाई गुजरात, बिकॉज सी वन इज 92, यहाँ से गुजरात से आप देखिए तो 92 में राम मंदिर के लिए जो भी वो प्रॉब्लम्स हुए हैं अयोध्या में, तो कार सेवा के लिए यहाँ से गुजरात से मैक्सिमम लोग गए, भर भर के जा रहे हैं, भर भर के ट्रेन भर के जा रही है, बस भर के जा रही है।
मतलब वी हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल गोइंग एज कार सेवक फ्रॉम गुजरात एंड सूरत अहमदाबाद बड़ौदा। तो ये उस टाइम से बीजेपी को लगने लगा कि भाई अभी ये अपना हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा लेबोरेटरी बन सकता है, और तब से जो शुरू हुआ है तो इट इज स्टिल गोइंग ऑन। और इसको ऐसा भी देखिए, हाँ, बहुत हैं, ये कह सकते हैं। गुजरात को हम गुजराती में हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि गुजरात जो है वो संत और सूरा की धरती है। यहाँ एरिया वाइज संप्रदायों का भी वर्चस्व है, जो धार्मिक संप्रदाय है, और इनमें बड़ी अच्छी बीजेपी ने पेठ बनाई है। अभी आपको जो सूरत में आम आदमी पार्टी का पिक्चर दिखाई दे रहा है, अगर संप्रदाय को बीजेपी उसमें अगर कुछ मॉडिफाई कर देगा या कुछ उसको ऑब्लाइज कर देगा तो रिजल्ट गड़बड़ भी हो सकता है। मतलब आपके खिलाफ तो जा सकता है, आपके खिलाफ भी जा सकता है। 2017 में यही टेम्पो था कांग्रेस का कि इस बार कांग्रेस का सीट और आखिरी में गड़बड़ा गया सब। और आखिरी में जो संप्रदाय है, जो अलग अलग एरिया के हैं, उन्होंने बोला कि नहीं ये बीजेपी को वोट देना है, तो वो भी मोबिलाइज करते हैं फॉलोवर्स। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि अमित मालविया ने आज ही ट्वीट करा है गोपाल इटालिया का कोई बहुत पुराना वीडियो जिसमें वो स्वामीनारायण सेक्ट की गालिक और खान पान के ऊपर बोल रहे हैं कि ये तो लहसुन प्याज नहीं थिंग्स लाइक दिस कैन रियली वर्क अगेंस्ट देम। तो अभी ये सब शुरू हो गया है। एक क्विक क्वेश्चन और उसके बाद फिर हम रैप कर सकते हैं। आप भी हिंदुत्व का बहुत नॉइज कर रहे हैं ना, जैसे कि गणेश लक्ष्मी आना जी, तो आपकी छवि भी है कि यहाँ पे गुजरातियों के लिए कि अच्छा ये भी तो हिंदुत्व पार्टी ही है, ये भी हमारे सेंटिमेंट्स को समझती है, वो भी यही सब कर रहे हैं, ऐसा है फीलिंग या है कि नहीं असली हिंदुत्व बीजेपी है? केजरीवाल जी जो है वो पूरी तरह से मोदी को फॉलो कर रहे हैं, हमको ये दिख रहा है। ये इनके चुनाव में जैसे ये लोग इन लोगों ने जैसे लक्ष्मी और उनकी फोटो लगाने की बात की, जो नोट्स पे है ना, तो ये सब जो केजरीवाल जी है वो पूरा इनको फॉलो कर रहे हैं, और वो सब कुछ वो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं गुजरात में, क्योंकि गुजरात इज द हिंदुत्व लेबोरेटरी। एक आखिरी सवाल आप लोगों से पूछना, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें लगी हैं हमारे ये पीछे उस पर। तो एक तो इन तस्वीरों के बारे में ये जो हैं, लग रहा है कि गुजरात में बहुत है। वैसे गुजरात को देखकर मुझे, मतलब सूरत को देखकर ऐसा नहीं लगा मुझे कि किसी और भारतीय शहर से बहुत अलग हो। वही समस्याएं हैं सड़कों पर, वही भीड़ है, वही गंदगी है, वही कुछ पॉकेट्स अच्छे हैं जैसे बाकी जगहों पर होते हैं। फिर भी इनके बारे में बताएं कि ये क्या, कौन कौन से ढांचे या स्ट्रक्चर हैं, और ये क्या गुजरात सरकार की जो अब तक की अचीवमेंट है, या भारतीय जनता पार्टी की जो 27 सालों को उसका ये नतीजा है? नहीं, ये ब्रिज है यहाँ गुजरात में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, सूरत में जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत बेहतरीन हुआ है। ब्रिज हो, रास्ते हो, हाईवे हो, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट हो, यहाँ BRT भी है। हाँ, BRTS है, ये सिटी बस है, कई प्रोजेक्ट हुए हैं। लेकिन आप जब ब्रिज के किनारे पे जाओगे तो आपको एक बोर्ड पाया जाएगा कि ये जो ब्रिज है वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन के जरिए बना गया है, उसकी ग्रांट से बना हुआ है। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस दौरान देश में अगर सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रांट है, जिसको अभी स्मार्ट सिटी बोलते हैं, उस टाइम पे JNNRUM चल रहा था, जो शहरों के डेवलपमेंट, तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रांट अगर गुजरात देश में मिला, किसी ने बेनिफिट लिया हो तो गुजरात में अहमदाबाद के बाद सूरत शहर था। अच्छा। हाँ, जिसमें करीब 12,000 से 16,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से पाए गए। और ये तस्वीरें तो मोदी जी दिखाते हैं कि उनकी वजह से हुई है। तो वो बोल रहे हैं कि कुछ हमने भीख में देखिए, मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि ये गुजरात मैंने बनाया, उनका नारा है। हमको UPA गवर्नमेंट ने कोई भीख में ये पैसा नहीं दिया है, हमारे परफॉर्मेंस पे पैसा दिया है। हमने जो डिलीवर किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उस पे मनमोहन सिंह की सरकार ने ये पैसा दिया हुआ है, कोई भीख में सरकार ने नहीं दिया हुआ है। आपकी इसमें ऐसा है कि ये आप जो देख रहे हैं, जैसे ये ब्रिज है, इसको केबल स्टेट ब्रिज बोला जाता है, फर्स्ट केबल ब्रिज ऑफ गुजरात। मतलब ये करीब इसको 250-300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। तो इसमें से आप देखिए कि 70% जो है, 70% वो JNNURM में इनको ग्रांट मिली है। जैसे ये सब और आप देख रहे हैं कि भाई ये हमारा इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर है, इसमें सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। जैसे डी बियर्स जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है, डायमंड माइनिंग कंपनी। अच्छा। उसका ऑफिस इसमें है। और ये आप कह रहे थे डायमंड, ये जो है वो डायमंड बूर्स जो बन रहा है अभी, ये करीबन इसमें 4,200 ऑफिसेज हैं, ट्रेडिंग ऑफिसेज। इसमें एंटवर्प से लोग आएंगे, मुंबई से आएंगे,
सूरत के हैं, ये सबके ऑफिस यानी इधर हैं जो डायमंड से रिलेटेड यस। और इसमें करीब एक साल में करीब $2 बिलियन मतलब आप समझ लीजिए 25 से 40,000 करोड़ का तो ये भी उसी मिशन के तहत बिजनेस यहाँ डेवलप हुआ है? पे नहीं ये पूरा गुजरात सरकार का है। ये पीपीपी मॉडल है, प्राइवेट जैसे गुजरात गवर्नमेंट है और डायमंड टेल्स जो जितने भी यहाँ के, और ये हमारा जो है पुराना एसएमसी का बिल्डिंग है जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग तो है, ये तो बहुत पुराना है, इसमें तो किसी सरकार का कोई योगदान कोई नहीं रोल है। नहीं है, औरंगजेब के टाइम का है। और ये पहले सराय था, सराय मतलब जो हॉलीडे इन जो सराय लोग हज पे जाते थे तो यहाँ रहते थे, यहाँ से मकाई धर्मशाला समझिए। है बीजेपी के अट्रैक्शन के लिए, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर ये गोपी तालाब है, ये गोपी तालाब भी आप देखिए, ये भी JNN आर्यन की देन है, ये वाली रीडेवलपमेंट, ये रीडेवलपमेंट में है वो प्रोजेक्ट। और ये तो बाकी तो एयरपोर्ट है हमारा, वो कांग्रेस के टाइम में ये भी डेवलप हुआ था प्रफुल्ल पटेल जब एविएशन मिनिस्टर inauguration किया था। थे उस दौरान। देखिए दो लार्जर प्रॉब्लम है, इतना बड़ा शहर है, देश की जीडीपी में इसका योगदान बड़ा है। सूरत का जो जीडीपी जो है वो 11.5% है, वर्ल्ड का 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है ये। लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट के नाम पे सिर्फ वीक में 2 दिन सूरत शारजा फ़्लाइट चलता है। टर्मिनल बिल्डिंग बहुत छोटा है और इलीगल जो कंस्ट्रक्शन का इश्यू है उसके कारण यहाँ जो एयरपोर्ट का रनवे है उस पर वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जो प्लेन है वो उतर नहीं सकता है, इसलिए कोई इंटरनेशनल एयरलाइन सूरत नहीं आना चाहती। प्रधानमंत्री ने 2014 में जो स्मार्ट रेलवे स्टेशन की बात की थी, 2014 से 2022 तक आपके यहाँ हबीबगंज रेलवे स्टेशन बना, गांधीनगर बना और शायद दिल्ली में एक स्टेशन बना, लेकिन सूरत में अभी एक पत्थर रखा नहीं गया है उस प्रोजेक्ट। पहले 5,000 करोड़ का स्टेशन बोला था, अभी वो 800 करोड़ का हुआ है, अभी भी तक कुछ हुआ नहीं है मॉडर्न रेलवे स्टेशन के नाम से। बट इसमें से अगर हम देखें तो ये प्योरली बीजेपी गवर्नमेंट का पीपीपी मतलब पीपीपी है, बीजेपी और डायमंड नहीं, क्योंकि आप कहते हैं काफी कुछ हाँ मतलब ये सब JNURM आप के देख अंदर रहे है। हैं, JNURM है ये, है ना, ये एक प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है, ग्रेट डेवलपमेंट है। एयरपोर्ट जो है वो शुरू में स्टेट गवर्नमेंट के पास था, वो सेंट्रल से गया, फिर प्रफुल्ल पटेल जो थे उस दौरान वो हुआ, अभी बिल्डिंग का उसका टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपेंशन चल रहा है। थैंक यू सो मच। सो दैट वाज आवर शो फ्रॉम सूरत। अभी हम यहाँ एक दिन और हैं और उसके बाद हम बड़ौदा जा रहे हैं और अहमदाबाद और फिर वापस दिल्ली। हमने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ करे हैं। मलिका साराभाई का इंटरव्यू आ गया है, आप उसको ज़रूर देखेगा। अनार पटेल का इंटरव्यू आया है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ज़्यादा इंटरव्यू नहीं देती हैं किसी को, लेकिन उन्होंने अतुल के साथ बात करी है तो वो भी देखिएगा। और हमारी एक रिपोर्ट्स भी आएंगी थोड़ी स्पेशल, एक कोऑपरेटिव्स पे और एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अराउंड, तो वो भी आप प्लीज़ देखिएगा। और ये सब जो भी हम रिपोर्टिंग, डिस्कशंस, शोज़ कर रहे हैं, दैट्स ऑल थैंक्स टू आवर NL सेना प्रोजेक्ट। तो प्लीज़ गो टू newslaundry.com/Sena। जो भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करना चाहें करिए, बिकॉज आर इलेक्शन कवरेज इज़ कम्प्लीटली फंडेड बाय यू, आर सब्सक्राइबर्स, आर व्यूअर्स। हमको कोई पैकेज नहीं मिल रहा है किसी भी पार्टी से, हमारे पास कोई एड्स भी नहीं है किसी पार्टी से, सो वी हैव टू डिपेंड ऑन यू। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू न्यूज़ लॉन्ड्री और प्लीज़ सेना में कंट्रीब्यूट करिए। दैट वाज इट फॉर टुडेज शो। देखते रहिए अनदर इलेक्शन शो। सब देख लिया, अब ये देखिए। Will we put out an opinion poll?